10 नवंबर 2025 शाम के 6:52 दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन। रोज की तरह भीड़, शोर और जिंदगी की रफ्तार। और फिर अचानक एक कान फाड़ देने वाला धमाका। एक हुंडई i20 कार आग के गोले में बदल जाती है। चारों तरफ चीख पुकार, धुआं और अराजकता। पहली नजर में ये दिल्ली में एक दशक का सबसे भयानक आतंकी हमला था। 13 मौतें, 20 से ज्यादा घायल। लेकिन क्या हो अगर ये हमला एक बहुत बड़ी साजिश की सबसे छोटी नाकाम कड़ी हो। एक ऐसी साजिश जो अगर कामयाब हो जाती तो राजधानी को हफ्तों तक घुटनों पर ला देती। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं, एनआईए की रिपोर्ट, फॉरेंसिक विश्लेषण और कई मीडिया रिपोर्ट्स, वे इसी हमले के पीछे छिपी एक खौफनाक हकीकत की परतें खोलते हैं। तो आज हम 10 नवंबर 2025 के लाल किला VBIED यानी गाड़ी से किए गए बम धमाके की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है, ये सिर्फ एक हमले का विश्लेषण नहीं है। ये उस बड़ी साजिश की कहानी है जिसे इस धमाके ने अनजाने में नाकाम कर दिया। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमला कैसे हुआ, हमलावर कौन थे और उनका असली मंसूबा क्या था। सबसे पहले उस जगह और समय की बात करते हैं। लाल किला, शाम के पीक आवर्स, मतलब ये एक बहुत सोचा समझा चुनाव था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था, एक सीधा चैलेंज। हाँ, देश की पहचान पर सीधा हमला। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है सरकार की प्रतिक्रिया। इतना बड़ा हमला होता है और सरकार 48 घंटे तक इसे आधिकारिक तौर पर आतंकी घटना कहने से बचती है। ये बहुत अजीब था। बिल्कुल अजीब था, लेकिन ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अच्छा, 2025 की शुरुआत में पाकिस्तान के साथ हुए तनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने एक नया सिद्धांत अपनाया था जिसे एक्ट ऑफ वॉर सिद्धांत कहा गया। एक्ट ऑफ वॉर? हाँ, इसके तहत आतंकवाद के किसी भी बड़े हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाना था। अच्छा, तो अगर सरकार इसे फौरन आतंकी हमला मान लेती तो उन पर पाकिस्तान के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई करने का जबरदस्त दबाव बन जाता। ठीक समझे। उस दबाव में कोई भी गलत कदम एक बड़े टकराव को जन्म दे सकता था। तो इस देरी ने उन्हें सांस लेने का मौका दिया। बिल्कुल, उन्हें ये समझने का वक्त मिला कि इस हमले के पीछे कौन है। और जब तक उन्हें ये यकीन नहीं हो गया कि ये मॉड्यूल भले ही बाहर से जुड़ा हो, लेकिन इसकी जड़ें और फंडिंग वो पूरी तरह से घरेलू है, तब तक उन्होंने कोई बड़ा बयान नहीं दिया। अच्छा, इसी वजह से शायद उस समय के अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने भी भारत की इस नपी-तुली और सतर्क जांच की तारीफ की थी। जी हाँ। लेकिन इस सतर्क जांच के पीछे की वजह क्या सिर्फ पाकिस्तान से तनाव टालना था, या एजेंसियों को कुछ ऐसा पता चल रहा था जो कहानी को पूरी तरह बदल रहा था? दूसरा वाला, उन्हें पता चल रहा था कि जो धमाका हुआ वो असल में आतंकियों के असली प्लान का हिस्सा था ही नहीं। क्या? बल्कि वो उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी थी। नाकामी? 13 लोगों की जान चली गई और आप कह लें कि ये उनकी नाकामी थी। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उनका असली प्लान इससे 100 गुना ज्यादा विनाशकारी था। 100 गुना? हाँ, जांच से ये साफ होता है कि लाल किले का धमाका समय से पहले हो गया। हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद उन्नबी, जो हरियाणा की अल फला यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, शायद घबरा गया था। घबरा गया था? उसे शायद भनक लग गई थी कि सुरक्षा एजेंसियां उसके नेटवर्क के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं और उसके मुख्य साथी डॉक्टर मुजम्मिल गनाई और डॉक्टर आदिल अहमद राथर फरीदाबाद में पकड़े जा चुके हैं। तो पैनिक में आके उसने जो भी उसके पास था उसी से धमाका कर दिया। लगता तो यही है, और इसी घबराहट में हुए धमाके ने उस असली साजिश का पर्दाफाश कर दिया जिसके लिए वो लोग महीनों से तैयारी कर रहे थे। और एजेंसियों को उनके साथियों के बारे में कैसे पता चला? वो पहले से ही उनके रडार पर थे क्या? हाँ, नेटवर्क पर कुछ हफ्तों से नजर रखी जा रही थी और इसी निगरानी की वजह से फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल गनाई के ठिकाने पर जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। क्या मिला था? जरा इन चीजों की लिस्ट सुनिए। लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक और ज्वलनशील रसायन। एक मिनट, कितना? 2900 किलोग्राम। 2900 किलो? ये तो दिल्ली के एक पूरे इलाके को उड़ाने के लिए काफी है। और सुनिए, एक किनकॉर्व असॉल्ट राइफल, जिसे AK-47 का छोटा और ज्यादा घातक वर्जन माना जाता है, 83 जिंदा कारतूस, एक पिस्तौल,
टाइमर और रिमोट कंट्रोल। और ये सब राजधानी से बस 20 किलोमीटर दूर इकट्ठा किया गया था। हाँ, और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। विरोधाभास? इसे समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ एजेंसीज ने लगभग 3 टन विस्फोटक पकड़कर एक तबाही रोक दी, जो एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस जीत है। हाँ बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ उसी गैंग का एक आदमी देश के दिल में लाल किले पर बम फोड़ देता है। तो इसे हम जीत माने या हार? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये एक ही समय पर इंटेलिजेंस की कामयाबी भी थी और एक बड़ी बहुत बड़ी चूक भी। इससे ये पता चलता है कि आप पूरे नेटवर्क को तोड़ भी दें, लेकिन अगर एक भी आदमी बचकर निकल जाता है तो वो कितना नुकसान कर सकता है। और जो बात इसे और भी डरावना बना देती है वो है इन लोगों का प्रोफाइल। ये कोई अनपढ़ कट्टरपंथी युवा नहीं थे जिन्हें परगलाया गया हो। बिल्कुल नहीं। हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद उन नबी एक असिस्टेंट प्रोफेसर था। सिर्फ वही नहीं, इस पूरे मॉड्यूल के जो मास्टरमाइंड थे, डॉक्टर मुजम्मिल गनाई, डॉक्टर आदिल अहमद राथर, डॉक्टर शाहीन सईद, ये सब पढ़े लिखे इज्जतदार पेशेवर थे। डॉक्टर, प्रोफेसर, समाज में इनका एक रुतबा था। इसीलिए अब इस तरह के नेटवर्क को व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है। जी, लेकिन क्या ये सच में इतना नया है? हमने पहले भी तो पढ़े लिखे लोगों को कट्टरपंथी की तरफ जाते देखा है। लेकिन इस मॉड्यूल में दो चीजें बहुत अलग थीं जो इसे ज्यादा खतरनाक बनाती हैं। क्या थी वो? पहला, इनका काम करने का तरीका। ये लोग समाज में इतनी आसानी से घुल मिल जाते हैं कि इन पर कोई शक ही नहीं कर सकता। आपका डॉक्टर, आपका प्रोफेसर, ये वो लोग हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। हाँ, यही भरोसा इनका सबसे बड़ा हथियार था। और दूसरा और सबसे खतरनाक पहलू था इनकी फंडिंग का तरीका। हाँ, मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा कि उन्होंने पैसे भी बहुत चालाकी से जुटाए थे। बिल्कुल, ये टेरर फाइनेंसिंग का एक नया मॉडल है। इन चारों ने अपनी प्रोफेशनल सैलरी से धीरे धीरे करके 26 लाख रुपए से ज्यादा जमा किए। 26 लाख रुपए? हाँ, फिर इस पैसे को छोटे छोटे हिस्सों में कैश में बदल दिया ताकि कोई बड़ी ट्रांजैक्शन नजर में ना आए। और उसी कैश से विस्फोटक और हथियार खरीदे। सही पकड़ा। इस तरीके से वे किसी भी अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग ट्रैकर की पकड़ में नहीं आए। कोई विदेशी फंडिंग नहीं, कोई हवाला नहीं, सब कुछ यहीं का पैसा। मतलब ये एक आत्मनिर्भर टेरर मॉड्यूल था, बिल्कुल। लेकिन इसके तार तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े थे ना? हाँ, योजना बनाने का काम बाहर हुआ था। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी साजिश की नींव 2022 में तुर्की में रखी गई थी। तुर्की में? जी। गिरफ्तार होने के बाद डॉक्टर ओमर नबी ने कबूल किया कि उसे उकासा नाम का एक तुर्की आधारित हैंडलर निर्देश दे रहा था। तुर्की, पाकिस्तान नहीं। यही तो नई रणनीति है, हैंडलर को पाकिस्तान जैसे पारंपरिक संदिग्ध देशों के बाहर बैठाना, ताकि भारत के लिए किसी एक देश पर सीधे तौर पर इल्जाम लगाना और जवाबी कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास एक समय से पहले हुआ धमाका है, पढ़े लिखे आतंकवादी हैं जो खुद अपनी फंडिंग कर रहे हैं, और एक तुर्की में बैठा हैंडलर। लेकिन वो खौफनाक योजना क्या थी जिसे इस एक धमाके ने नाकाम कर दिया? उनका असली निशाना क्या था? उनका असली निशाना एक तारीख थी। एक तारीख? 6 दिसंबर। 6 दिसंबर, बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी। वो इस तारीख का इस्तेमाल देश में सांप्रदायिक आग भड़काने के लिए करना चाहते थे। बिल्कुल। और उनका प्लान सिर्फ एक दो धमाके करने का नहीं था। योजना थी दिल्ली एनसीआर में 6 अलग अलग जगहों पर एक साथ सीरियल धमाके करने की। 6 जगहों पर? हाँ, उनकी टारगेट लिस्ट में इंडिया गेट, बड़े रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल और मंदिर जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह शामिल थी। और उनका काम करने का तरीका वो 26/11 मुंबई हमले जैसा था। ठीक वैसा ही। पहले कई गाड़ियों से वीबीआईडीज से एक साथ धमाके करके दहशत और अराजकता का माहौल बनाना। और फिर जब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हों तो उन पर असॉल्ट राइफलों से अंधाधुंध फायरिंग करना। मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना और सुरक्षा बलों को पूरी तरह से लाचार कर देना। और इसके लिए जो लॉजिस्टिक्स चाहिए वो तो बहुत बड़ा होगा। इतनी सारी गाड़ियां, इतना विस्फोटक। उन्होंने इसका भी पूरा इंतजाम कर लिया था। जांच में पता चला कि इस काम के लिए 32 पुरानी गाड़ियां खरीदी गई थीं। 32 गाड़ियां? हाँ, मारुति ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, फोर्ड इकोस्पोर्ट जैसी आम गाड़ियां। पुरानी गाड़ियां इसलिए क्योंकि उन्हें कई बार बेचा जा चुका होता है और उनके असली मालिक तक पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है। और इनमें से कितनी इस्तेमाल के लिए तैयार थी? 3 गाड़ियां बम से लैस होकर पूरी तरह तैयार थीं। 3?
पहली वही हुंडई i20 जिसमें लाल किले पर धमाका हुआ, दूसरी एक लाल फोर्ड इको स्पोर्ट जो फरीदाबाद के ठिकाने से विस्फोटक के साथ बरामद हुई। और तीसरी? तीसरी एक मारुति ब्रेजा थी और वो? और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गाड़ी आज भी लापता है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि एक गाड़ी जो बम से लैस हो सकती है वो अभी भी कहीं बाहर है? ये सोचकर ही डर लगता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके साथ एजेंसियां आज भी जी रही हैं। इस पूरी योजना का मकसद सिर्फ दहशत फैलाना नहीं था। तो फिर क्या था? इसका असली रणनीतिक मकसद था राजधानी को पंगु बना देना और देश भर में ऐसे सांप्रदायिक दंगे भड़काना जिन्हें काबू करने में सालों लग जाते। वाद विरोधी अभियान बहुत तेज हो गए। मैंने पढ़ा था कि हमलावर डॉक्टर उमर के घर को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया था, शायद एक खड़ा संदेश देने के लिए। हाँ, लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। इस घटना के बाद दिल्ली एनसीआर में रहने वाले आम कश्मीरियों के लिए माहौल बहुत खराब हो गया। हर कश्मीरी छात्र, हर पेशेवर को शक की नजर से देखा जाने लगा। इससे उनमें अलगाव और गुस्से की भावना और ज्यादा बढ़ गई, जो समाज के लिए बहुत बड़ी और मुश्किल चुनौती है। और अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इस पूरी घटना ने कुछ बहुत ही गंभीर खामियों को उजागर किया है। कौन सी चूक सबसे बड़ी थी? मेरे हिसाब से दो सबसे बड़ी चूकों को समझना जरूरी है। बताइए। पहली, विस्फोटक रेगुलेशन की पूरी तरह से नाकामी। इन लोगों ने लगभग 3 टन अमोनियम नाइट्रेट आधारित एनपीके उर्वरक, जो आसानी से बम बनाने में इस्तेमाल होता है, गुरुग्राम और नूह जैसे इलाकों की दुकानों से कैश देकर खरीद लिया। कैश देकर? कोई सवाल नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं? कुछ नहीं। ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम में दोहरे उपयोग वाले रसायनों पर कंट्रोल लगभग है ही नहीं। ये तो सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है। और दूसरी चूक? दूसरी चूक इंटेलिजेंस के तालमेल में है। हम उसी विरोधाभास पर वापस आते हैं। हाँ। अगर एजेंसियों को नेटवर्क के बारे में पता था, अगर उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक पकड़ लिया था, तो फिर आखिरी हमलावर उनकी पकड़ से छूट कैसे गया? उसे दिल्ली के दिल तक पहुंचने से क्यों नहीं रोका जा सका? ये अंतिम मील सुरक्षा की चूक है। बिल्कुल। मतलब जानकारी तो थी, लेकिन उस जानकारी पर सही समय पर कार्रवाई करने में कहीं कोई कमी रह गई। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो लाल किले का धमाका सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी। ये एक चेतावनी थी, एक अलार्म था। सही बात है। ये भारत में आतंकवाद का एक नया चेहरा सामने लाया। पढ़ा लिखा, पेशेवर, खुद से पैसे जुटाने वाला और जिसे समाज में पहचानना लगभग नामुमकिन है। और एक ऐसे खतरे का संकेत था जो बाहर से ज्यादा हमारे सिस्टम के अंदर की कमियों का फायदा उठाता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही अहम और शायद असहज करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। सुरक्षा एजेंसियों ने 32 गाड़ियों की एक महाविनाशकारी साजिश को नाकाम कर दिया, जो अपने आप में एक असाधारण कामयाबी है। लेकिन फिर भी एक हमला हो गया। क्योंकि एक अकेला आदमी उनकी पकड़ से फिसल गया। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि व्हाइट कॉलर आतंकवाद के इस दौर में, जहां खतरा आपके डॉक्टर या प्रोफेसर के रूप में भी हो सकता है, क्या सुरक्षा एजेंसियां कभी 100% सफल हो सकती हैं? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब किसी की पेशेवर जिंदगी और उसकी कट्टर विचारधारा के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाए, तो एक समाज के तौर पर हम इसका सामना कैसे करेंगे?